हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएसपी लोकल टू ग्लोबल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्वे एनालिसिस, जो कि स्वे फ्रेम हम लोगों ने आज लिया है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने नॉन स्वे फ्रेम की एनालिसिस की थी। तो अगर नहीं लिखा है आप लोगों ने तो जाके देख लीजिए, वो ऊपर आपको दिख रहा होगा आई का जो टैब है, उसमें सजेशन बॉक्स में आपको मिल रहा है प्रीवियस वीडियो की लिंक। उसके ऊपर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए, बाद में फिर ये वीडियो देखना, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि गिवन फ्रेम ये स्वे टाइप की या नॉन स्वे टाइप की। फिर से मैं अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इस चीज़ को। ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 कंडीशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, वही कंडीशन मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों को हम नॉन स्वे फ्रेम किसको बोलेंगे? नॉन स्वे, अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड नॉन स्वे किसको बोलेंगे? जब कॉलम सिमेट्रिक है, जब उसकी सपोर्ट भी सिमेट्रिक है और लोडिंग यूनिफॉर्म है, तब हम लोग उसको बोलेंगे नॉन स्वे फ्रेम। अब गिवन न्यूमेरिकल के बारे में सोचेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे गिवन न्यूमेरिकल में क्या बताया है कि जो कुछ भी डिटेल गिवन है गिवन न्यूमेरिकल के अंदर। अब पहली कंडीशन जो हमारी है, यहाँ पे देखो सिमेट्रिक कॉलम, तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिक कॉलम नहीं है, मतलब एक कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई नहीं की, मतलब स्वे फ्रेम बन जाएगी अपनी। तो पहली कंडीशन से पता चल रहा है। दूसरी कंडीशन चेक करके देखेंगे सपोर्ट, तो सपोर्ट दोनों जगह पे भी फिक्स लगा है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये स्वे फ्रेम है। तीसरी कंडीशन चेक करके देखेंगे, लोड इज यूनिफॉर्म। अब लोडिंग यूनिफॉर्म होनी मतलब अगर ऊपर से सिमेट्रिक लोडिंग आनी चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम, यहाँ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड चाहिए, या तो फिर यहाँ पे सेंट्रल में पॉइंट लोड चाहिए, तो ये उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म लोडिंग। या तो फिर एक एग्जांपल, यहाँ पे 8 किलोन्यूटन का लोड है तो यहाँ से भी 8 किलोन्यूटन का लोड चाहिए, यहाँ पे 2 मीटर से एक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 मीटर का पे ये एक्ट होना चाहिए, तो ये इसको बोलेंगे सिमेट्रिक लोडिंग। अगर इस न्यूमेरिकल में अगर देखा जाए कॉलम ही सेम नहीं है तो लोडिंग सेम होने की चांसेस बहुत कम है। देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर। और देखिए 42 किलोन्यूटन का फोर्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 42 किलोन्यूटन का फोर्स नीचे से 3 मीटर पे एक्ट हो रहा है और यहाँ पे इस साइड में कोई लोड नहीं, मतलब आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर में लोडिंग भी सेम नहीं है, कॉलम की लेंथ भी सेम नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया अपना स्वे फ्रेम, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्वे एनालिसिस। अब स्वे फ्रेम को एनालाइज करने के लिए क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या ट्रिक्स होती है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो ध्यान से अब हर एक टर्म को, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिए, पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप्स वीडियो को समझ लीजिए। कोई भी आगे आने वाला न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रोसेस में, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे स्वे क्या होता है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैंने कुछ बीम एनालिसिस में सिखाया था कि बी पॉइंट पे सिंकिंग आता है, सी पॉइंट पे सिंकिंग आता है। ये सिंकिंग जब बीम होती है तो उसके अंदर हम सिंकिंग बोलते हैं, जब बीम होती है तो क्या बोलते हैं? सिंकिंग। अगर अलग तरीके से देखा जाए, अगर बीम को अगर कॉलम में फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो जो कुछ भी सिंकिंग होता है कॉलम के अंदर, देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बीम के अंदर क्या होता है? सिंकिंग। अगर ये कॉलम है तो कॉलम में सिंकिंग तो नहीं बोल सकते, कॉलम में हम बोल सकते हैं स्वे बोल सकते हैं। अभी क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा अलग कलर लेके बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये बीम में सिंकिंग होता है। अब मैं कॉलम निकाल लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर में देख लीजिए कॉलम, ये कॉलम है। अब कॉलम अगर लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है तो उसको हम नहीं बोल सकते कि ये सिंक हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हम स्वे बोलेंगे। अब ये स्वे कैसा होता है एग्जैक्टली, हम लोग अब उसको थोड़ा सा अलग कलर से देख लेंगे क्या होता है स्वे। तो ठीक है, तो स्वे क्या होता है एग्जैक्टली, ये सपोज देख लीजिए ये कॉलम है, इस ओरिजिनल पोजीशन से अगर डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा, सपोज ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा था, मैं ग्रीन कलर में फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओरिजिनल हमारा स्ट्रक्चर ऐसा था। अब ये क्या होगा, यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये डिस्प्लेस हो चुका है ओरिजिनल पोजीशन से। जब कॉलम डिस्प्लेस होता है तो हम उसको स्वे बोलते हैं, अगर बीम डिस्प्लेस होती है तो हम उसको सिंकिंग बोलते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल में मत जाओ, ये समझने की कोशिश करो एग्जैक्टली होता क्या है। अब यहाँ पे भी हम लोग डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग डेल्टा से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ, सिंकिंग मतलब क्या होता है? बीम होता है। सिंकिंग काय में आती है? बीम में। और स्वे कहाँ पे आता है? तो वो स्वे एग्जैक्टली कॉलम में आता है, ये चीज़ समझ लो। अब आपको समझ में आएगा कि एक डिफ्लेक्टेड शेप में वंस अगेन ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये मेरी बीम है, फ्रेम है। अब फ्रेम का डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, सपोज ये, तो आपका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये देखो, ये कॉलम अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो इस टाइप से डिस्प्लेस होगा, तो ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट इसकी, इसको बोलेंगे हम डेल्टा, और ये होगा आपका स्वे। यहाँ पे भी ये भी कॉलम डिस्प्लेस होगा, तो ये होगी आपकी ओरिजिनल पोजीशन व्हेन
द स्विंग इज ऑकर। व्हाई दिस हैपन्स, ये कैसे के स्वे आ रहा है इसके अंदर, बिकॉज ऑफ अनइवन लोडिंग। अब यहाँ से इस साइड से देख लीजिए, इस गिवन न्यूमेरिकल में 42 का लोड आ रहा है। अब समझ लो बच्चा, अगर इस ये वर्टिकल कॉलम में कुछ लोड आ रहा है तो ये डेफिनेटली 42 किलोमीटर इसको या इधर इस साइड में दबा देगा, तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम टिल्ट होने की कोशिश करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली स्वे। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको समझ में आएगा। अगर दोनों साइड से सेम लोड लगा है तो ये इधर से धकेलेगा, इधर से ये धकेल देगा, तो ये दोनों जगह पे ही खड़े रहेंगे, सेम लोडिंग होगी। गलती से यहाँ पे 10 है, मतलब क्या करेगा, ये 10 किलोन्यूटन, ये 8 से ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा इधर ढकलने मतलब हिलाने की कोशिश करेंगे कॉलम की, थोड़ी मतलब स्मॉल साइज में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो सकेंगी कॉलम की, उसको बोलेंगे हम स्वे। अब दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ा निकाल लिया है, लेकिन एक्जैक्टली होता क्या है स्ट्रक्चर में, बहुत स्मॉल स्केल में वो डिस्प्लेसमेंट होती है कॉलम की ओरिजिनल पोजिशन से नेक्स्ट पोजिशन में, तो वो mm में भी हो सकती है, ठीक है। बहुत रेयर केस में वो सेंटीमीटर में जाएगी। अगर सेंटीमीटर से अगर बढ़ती है तो स्ट्रक्चर 99% चांसेस होते हैं वो फेल हो जाए, क्योंकि क्या है, एक बार कुछ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से अगर बढ़ रहा है स्विंग, तो मतलब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी कॉलम की पोजीशन डिस्प्लेस हो रही है ओरिजिन पोजीशन से, तो इसका मीनिंग यही होता है कि आपका स्ट्रक्चर अभी फेल होने वाला है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, सेटलमेंट अगर होता है बीम का, तो कोई अगर कॉलम सेटल होता है तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से सेटल नहीं होता है, और ज़्यादा होता है तो फेल ही हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये बहुत आपको अगर न्यूमेरिकल में आप देखते हो तो mm में वैल्यू गिवन होगी। ये इसका मतलब ये है कि बहुत कम स्केल पे ये स्विंग या सिंकिंग होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। अभी क्या गिवन है इसमें देख लेंगे। एक फ्रेम गिवन है और वो नॉन स्वे फ्रेम है। इसके अंदर देखो फर्स्ट कॉलम जो है ए बी कॉलम की लेंथ 6 मीटर गिवन है, 3 मीटर। इसके ऊपर सेंटर पे 42 किलोन्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है। बीसी पे यूडीएल एक्ट हो रहा है 3 किलोन्यूटन पर मीटर का, और सीडी स्पैन पे कोई लोड नहीं है। सीडी स्पैन 3 मीटर का है और बीसी स्पैन 6 मीटर का। ये तो गिवन हो गया हमारा डेटा। अब बात करेंगे सबसे पहली वाली स्टेप जो कि होती है डीओएफ। अब ये डीओएफ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि हम लोग ये बीम में इस चीज़ को नहीं कंसिडर किए हैं, अगर कॉलम में हम लोग इसको कंसिडर किए। क्या चीज़ है वो आप एक बार देख लीजिए। अब चीज़ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था फ्रेम के जहाँ पे जॉइंट है, अब देख लीजिए यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, लेकिन फिक्स की वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यहाँ पे 0, रिजल्ट जॉइंट वहाँ पे 1, यहाँ पे 1। मतलब एक्चुअली अगर आपको देखा जाए और किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप लोग डायरेक्टली इस स्ट्रक्चर को देख के बोलेंगे सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 नहीं है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, बिकॉज ऑफ स्वे 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेल्टा डिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ये भी तो है डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है ना इधर, तो ये होगा आपका थर्ड। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखने के बाद कट करके 2 लिखा है, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर 3 लिख देता तो आपको एग्जैक्टली समझ में आता कि क्या है। तो मेरे को ये चीज़ अच्छे से समझानी थी आपको। ये डेल्टा कहाँ से बना है आप लोगों को समझ में आया, ये स्वे से बना है। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमारे यहाँ अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, यहाँ पे दिखने के लिए मतलब विजुअली अगर देखेंगे तो 2 ही आपको लगेगी इसकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी होगी, लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी है, 3 है। तो तीसरा वाला कंपोनेंट कौन सा हमारा, ये डेल्टा, ये होगा हमारा स्वे कंपोनेंट, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आया है 3 पॉइंट। अब आगे आते हैं, हमारी जो रेगुलर स्टेप होती है वो है फिक्स एंड मोमेंट। तो आप लोगों को फिक्स एंड मोमेंट में ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है फिक्स एंड मोमेंट कैसे निकालनी है। बहुत सारे मतलब न्यूमेरिकल इसके ऊपर मैंने सवाल किए हैं। फिक्स एंड मोमेंट के फॉर्मूले का सबसे पहले वीडियो आया था मेरे चैनल पर, वो आप देख लीजिए, उसकी भी लिंक अवेलेबल है, या तो फिर एट द एंड आप पूरा वीडियो देख लीजिए। एंड में आपको वो मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा जो आपको फिक्स एंड मोमेंट सिखा देंगी, ठीक है। तो फिक्स एंड मोमेंट पे हमारे सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। अब ए बी स्पैन पे सेंटर पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा था, ए बी कॉलम है हमारा, यहाँ पे 42 किलोन्यूटन का लोड एक्ट होता है। तो सेंटर पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, मतलब क्या होगा, WL डिवाइडेड बाय फर्स्ट मोमेंट माइनस सेकंड मोमेंट प्लस, फिर से वही कंसेप्ट आ रहा है रिपीटेडली है, तो मैं इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। WL डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे कितना बना मेरा -31.4, और ये दूसरा वाला बना प्लस। अब BC स्पैन, मतलब यहाँ पे BC स्पैन पे UDL एक्ट हो रहा है 3 किलोन्यूटन पर मीटर का, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो ये फर्स्ट मोमेंट माइनस B2C वाली माइनस C2B वाली प्लस, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब दोनों भी मैंने फिक्स एंड मूवमेंट यहाँ पे निकाल ली। अब बचा है CD स्पैन। अब CD स्पैन पे कोई लोड नहीं, मतलब CD स्पैन पे मूवमेंट कितने आएगा आपका 0, क्योंकि दो कोई लोडिंग ही नहीं है तो फिक्स एंड मूवमेंट क्यों बनेगा, क्योंकि एंड फिक्स करके कोई लोडिंग इसके ऊपर होता तो ही फिक्स एंड मूवमेंट बनती। हालांकि अगर आपको टेक्निकली देखा जाए, अगर आपको कोई सही में आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ रहे हैं
तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ मूवमेंट बनेगी ड्यू टू द टेम्परेचर इफेक्ट, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सेल्फ हीट। तो ये सब चीज़ें हम लोग इग्नोर करते हैं कैलकुलेशन में, और इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं सब चीज़ों को कि ये नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, आपको वही करना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसके अंदर, मैं समझा रहा हूँ वही सिर्फ समझ लो। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारा सीडी स्पैन। तो सीडी स्पैन में देख लीजिए सीडी और डीसी दोनों भी जीरो है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई लोड एक्ट हो नहीं रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देख लीजिए अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 100% में बोलता हूँ यहाँ पे गलती कर ही देते हैं। वो गलती क्या है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका कहीं भी गलत नहीं होगा न्यूमेरिकल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब कॉलम जो है वो स्वे होने वाले, बीम में कोई इफेक्ट है क्या इसके अंदर? बीम को जैसी की जैसी है, बीम में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे कॉलम ओरिजिनल पोजीशन से जगह छोड़ रही है, कॉलम छोड़ रही है, बीम की लेंथ तो वही की वही है, तो बीम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अभी मैं कैलकुलेशन में क्या करना है वो समझा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट होगा एम ए बी की फिक्स अपना स्लोप डिफ्लेक्शन क्या बनेगा, एम एफ ए बी 2 ई अपॉन एल 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। अब देख लेंगे एम एफ ए बी मैंने निकाल लिया था फिक्सन मोमेंट 2 ई आई की वैल्यू फर्स्ट स्पैन के लिए देखो, ए बी के लिए 2 आई दी गिवन है, तो 2 ई आई डाल दिया मैंने। लेंथ फर्स्ट 6 मीटर थे, 6 मीटर एल की जगह पे 6 मीटर डाल दिया। अब 2 थीटा ए, अब ये थीटा ए जो है ना ये फिक्स सपोर्ट वाला ये, तो थीटा ये तो बन गया मेरा 0। हमारे अननोन क्या है, थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा इज अवर अननोन, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द डेल्टा। अब इस देखो स्वे एनालिसिस में एंड सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में एक ही डिफरेंट होता है कि सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में कितना सिंक हो रहा है, 10 mm हो रहा है, 20 mm हो रहा है, गिवन होता है डेल्टा की वैल्यू। इस केस में स्वे कितना आ रहा है वो आपको पता नहीं है, तो वो ही अपना अननोन है। थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा इज अवर अननोन। तो ये डेल्टा गिवन नहीं है न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये स्वे एनालिसिस है। अब इसमें क्या चीज़ें होने वाली आगे आप लोग देखेंगी, थोड़ा बड़ा होने वाला वीडियो मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा आपको उसको पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे -3 डेल्टा अपॉन एल, क्योंकि यहाँ पे सिंकिंग नहीं है। मैंने बताया था ना फॉर्मूला स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखने के लिए, सिंकिंग नहीं मतलब सिंकिंग का अल्टरनेटिव क्या है यहाँ पे, तो ये तो प्रेजेंट है ना स्वे, तो वो स्वे का मैंने यहाँ पे इसे इफेक्ट कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अभी मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे 2 ई आई अपॉन एल, या 2 × 2 4 हो गया, 4 / 6 0.66, और ये थीटा बी तो वैसे की वैसे -3 डेल्टा पर। अभी मैंने बाहर के टर्म जो है ना 2 × 4 / 6 0.66 ई आई, यहाँ पे कितना बना है इसका 0.66 ई आई। अभी 0.66 ई आई ब्रैकेट के बाहर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 66 ई आई थीटा बी एंड 0.66 × 3 इट इज 0.3 ई आई डेल्टा। तो ये बन गया आपका पूरा कैलकुलेशन। ये 3 / 0.5 है, 0.5 × 0.66 तो कितना होगा ये 0.33। तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली मैं वैसे ही करने वाला हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आगे आने वाली हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। देख लीजिए हम लोगों ने ए बी तो निकाल लिया, सिमिलरली बी ए निकालेंगे, एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई अपॉन एल, थीटा ए प्लस 2 थीटा बी -3 डेल्टा अपॉन एल। अब यहाँ पे देखो पहले केस में मेरा बी इधर फर्स्ट है, तो 2 कंपोनेंट मेरा बी के साथ चला गया, ये ध्यान रखना है आपको। और आई की वैल्यू को पुट करते भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। बी ए के लिए भी मैंने क्या कर दिया, वही सेम चीज़ है, यहाँ पे आई की जगह पे 2 आई पुट कर दिया मैं यहाँ पे, तो ये कैलकुलेशन में ले लिया है मैंने, वहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन 2 थीटा बी -3 डेल्टा अपॉन एल, एल इज 6 मीटर फॉर द बी ए एंड ए बी स्पैन। अब वो वैल्यू पुट करने के बाद ये सब मेरे को मिल गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है, नेक्स्ट चीज़ बी सी। देखो मैंने ये डेल्टा क्यों लिया इसके अंदर, आप लोगों को समझ में आया ए बी एंड बी ए में, क्योंकि ये ए और ये बी है। ए बी में मैंने क्यों लिया ए टू बी और बी टू ए में, क्योंकि ये कॉलम की वैल्यू है, कॉलम की नेम है ना ए बी, तो ये ले लिया मैंने इस ये डिफरेंस होने की वजह से। अब जो ले रहा हूँ मैं बी टू सी, ये जो देखो बी टू सी, ये बीम में कोई सिंकिंग नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सब कॉलम में हो रहा है, तो बीसी में डेल्टा का इफेक्ट आना नहीं है। यहाँ पे ही बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे भी माइनस फॉर्मूले में लिख लिया। मैंने ये लिख के जानबूझ के वो गलत कर दिया है वहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में आएंगे गलती कहाँ पे होती है। देख लीजिए यहाँ पे थीटा 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, तो यहाँ पे माइनस या प्लस ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीम है बी सी, बीम में कोई इफेक्ट नहीं होगा स्वे का इफेक्ट सिर्फ कॉलम पे एग्जिस्ट होता है। कहाँ पे होता है? कॉलम पे। तो ए बी और बी ए में मैंने ले लिया, बी सी और सी बी में नहीं लूंगा। तो बी सी और सी बी में मैंने फिक्सन मोमेंट की वैल्यू पुट कर दी, ई आई की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी, 2 बी एंड सी दोनों अननोन है, बी एंड सी के फॉर्मेट में मैंने इक्वेशन लिख लिया। अब सिमिलरली सी बी में भी -3 डेल्टा अपॉन एल क्यों नहीं लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे समझ में आया आपको? क्योंकि यहाँ पे बीम में कोई इफेक्ट नहीं स्वे कहाँ पे आ रहा है? कॉलम पे आ रहा है। कॉलम के नाम कौन से? ए बी ए और सी डी दोनों कॉलम है, तो ए बी बी ए में लेंगे, सी डी और डी सी में लेंगे, बी सी और सी बी में नहीं लेंगे। ठीक है,
सिमिलरली हम लोग अभी सी बी भी निकाल लिया मैंने, सी बी में भी वैल्यू पुट कर दी। अब बात करते हैं सी डी के। सी डी के अंदर देख लीजिए, सी डी और डी सी में मेरे को कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए सी डी में, सी डी मेरा सेकंड वाला, ये छोटा वाला कॉलम है ना, ये इधर इस साइड का, ये बड़ा वाला कॉलम है, ये 3 मीटर वाला, तो इसके अंदर तो भी स्वे आने वाला है ना। तो ये जिसके अंदर आने वाला है, ये बी के अंदर आने वाला है, बी ए के अंदर आना है, सी डी और डी सी के अंदर इसको कंसिडर करना है। ये बी सी और सी बी में नहीं करना है, ठीक है। तो हो गया। अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। तो ये एम एफ सी डी 2E/L 2 थीटा सी थीटा डी -3 डेल्टा अपॉन एल। यहाँ पे डेल्टा थीटा बी थीटा सी थीटा डी 0 है, थीटा सी हमारा अननोन है, थीटा टी की वैल्यू को मैंने कंसिडर कर दिया और थीटा डी को 0 कंसिडर किया, क्योंकि वो आप पे फिक्स सपोर्ट है जी जॉइंट पे। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। देख लीजिए इक्वेशन नंबर 5 मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा। अब डी सी के में लिए भी एम एफ डी सी प्लस 2E/L थीटा सी एंड थीटा डी। तो अभी 2 चला गया डी पी, क्योंकि फर्स्ट लेटर मेरा डी था, तो 2 के साथ 2 डी के साथ चला गया, -3 डेल्टा अपॉन एल। वैसे कि वैसे डेल्टा क्यू कहाँ पे लिया देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, गलती यहाँ पे ही होती है। ए बी सी डी, ए बी और बी ए में लिया डेल्टा, सी डी और डी सी में लिया, बी सी और सी बी में नहीं लिया, ठीक है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्वे कॉलम में आता है, बीम में नहीं, बीम में सिंकिंग होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी, स्टेप नंबर 4, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे अप्लाई करना है आप लोगों को? सिंपली मैंने मतलब एक रूल बना के दिया है, जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है वहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना है। अब इस न्यूमेरिकल में देख लीजिए, ये बी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है, सी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है, और एक जो है स्वे वाला है, उसका क्या करना है अभी आगे बता दूंगा। अब देखो हमारे अननोन क्या क्या है, थीटा बी थीटा सी एंड डेल्टा। तो 3 इक्वेशन बनने चाहिए, तभी तो हमारा 3 इक्वेशन बनेंगे, तभी तो हमारे तीनों को तीनों अननोन आपको मिलेंगे। तो मैं पहली कोशिश करता हूँ बी जॉइंट पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने की। तो बी जॉइंट पे कौन से मूवमेंट आ रहे हैं? एक तो बी ए आ रहा है नीचे वाला, और ये इधर जाने वाला बी सी आ रहा है। तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी बोल दिया तो क्या होगा, एम बी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बी ए की वैल्यू मैं कहाँ से लूँगा? इक्वेशन नंबर स्टेप नंबर 3 से, स्लोप डिप्लेशन इक्वेशन वाले स्टेप से मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, और इसको सॉल्व करने के बाद थीटा बी थीटा सी की टर्म मैंने कलेक्ट कर लिया, और थीटा डेल्टा की टर्म्स भी मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। देखो थीटा बी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, थीटा सी यहाँ पे प्रेजेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे थीटा सी एक ही जगह पे प्रेजेंट है, डेल्टा यहाँ पे प्रेजेंट है, और कहाँ पे डेल्टा एक ही जगह प्रेजेंट है। तो सभी को मैंने ऐड कर दिया, ये 1.32 थीटा बी, और ये 0.66, ये हो गया कुछ नियर अबाउट 2 थीटा बी, यहाँ पे थीटा बी है, 0.33 ये है थीटा सी, तो 0.33 ये है थीटा सी, ऐसे कि वैसे मैंने ले लिया। ये 0.3 ये है डेल्टा, ये डेल्टा भी लिया, क्योंकि हमारे इसमें 3 अननोन है ना, थीटा बी थीटा सी और डेल्टा वाले 3 का इक्वेशन बन गया। और ये 31.55 -93 तो कुछ बनता है 6, ये बनेगा -61.6, और सामने जाने के बाद बना प्लस। तो इक्वेशन 1 दैट इज ए मेरा बन गया यहाँ पे। अब सी जॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे। सी जॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे सी जॉइंट है, सी के लिए कौन से मूवमेंट बनेंगे सी पे? एक तो सी डी वाली इधर नीचे आने वाली ये, और ये इधर की सी बी वाली, तो ठीक है। तो सी बी और तो ये समेशन ऑफ मूवमेंट एट सी बोल दिया तो क्या होगा, सी बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में हम लोग ने वैल्यू पुट करनी है स्टेप नंबर 3 से। सी बी की वैल्यू मेरे को पता है और सी डी की वैल्यू भी पता है। अब क्या करेंगे, वो सेम चीज़ करेंगे, थीटा बी के टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे। थीटा बी को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। थीटा सी वाली टर्म्स ये देख लीजिए, यहाँ पे थीटा सी है, और यहाँ पे डेल्टा वाली टर्म्स है। तो थीटा बी 0.33 ले लिया, सेम 0.6 1.22 दिया है थीटा सी, और ये यहाँ पे बना मेरा -0.67 ये है डेल्टा, और ये 93। ये 93 कैसे बना? ये +93 यहाँ पे है, और बीच में कोई भी नहीं है, +93 सामने जाने के बाद बना -93, ठीक है। क्योंकि सी डी स्पैन पे कोई भी फिक्स एंड मूवमेंट नहीं बनी, इसकी वजह से यहाँ पे एक ही कांस्टेंट वैल्यू बनी है, ये भी ध्यान रखो, नहीं तो कंफ्यूज होगी कि सर हर केस में 2 वैल्यू आती है, यहाँ पे एक ही क्यों? क्योंकि सी डी के केस में देखो फिक्स एंड मूवमेंट हमारी नहीं है ना, तो फिक्स एंड मूवमेंट में वैल्यू फिक्स एंड मूवमेंट वाली वैल्यू आती है, तो ये नहीं है, तो इसकी वजह से हमारी वैल्यू एक ही प्रेजेंट है सी बी वाली। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन बी। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे अननोन कितने हैं? थीटा बी थीटा सी एंड डेल्टा 3। अब देखो हमारे पास, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो चीज़ को,
ए एंड बी इक्वेशन बने, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट था वहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन अप्लाई कर दिए। तो अभी देखो इस केस में मेरे को एक इक्वेशन मिला, यहाँ पे ए बी इक्वेशन, ये बी इक्वेशन, मतलब मेरे पास दो इक्वेशन अवेलेबल है और थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा तीन अननोन है, मतलब अननोन 3 और इक्वेशन 2। तो सांबा अभी तो नाइंसाफी हो गई ना, इक्वेशन 3 है और हमारे पास सॉरी अननोन 3 है और इक्वेशन 2 है। तो क्या करेंगे अब? सांबा वाला डायरेक्ट आ जा रहा है, वो कितने थे 2 और आप लोग कितने थे 6, तो नहीं मार पाए। तो यही चीज़ है यहाँ पे, अभी अननोन 3 है, समझ लो, और इक्वेशन तो 2 ही है। जब 3 अननोन है तो मेरे को 3 इक्वेशन लगेंगे ना, तभी तो हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज दैट थर्ड इक्वेशन? दैट इज द डिफरेंट थिंग्स इन स्वे एनालिसिस। वही तो सबसे अलग चीज़ है स्वे एनालिसिस में, इसीलिए तो बच्चे डरते हैं स्वे के लिए। स्वे फ्रेम आ गई, छोड़ दो, जाने दो, इसको छोड़ना ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है। हालांकि होता कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टेप बढ़ रही है और आपको मार्क्स भी 16 मिल रहे हैं इसके अंदर, समझ लो। 10 मार्क के लिए नहीं पूछेगा कोई न्यूमेरिकल, ये 16 मार्क के लिए पूछेगा, नहीं तो फिर 10 मार्क के लिए भी पूछा तो कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 मिनट ज़्यादा जाने वाला है, कुछ नहीं। इस टाइप की न्यूमेरिकल गलती से भी मिस नहीं करना, इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ दिखने के लिए डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअली स्वे एनालिसिस उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन कैसे क्रिएट करना है, ये सबसे बड़ी टास्क है मेरे सामने। थर्ड इक्वेशन कैसे क्रिएट करना है वो समझ लो एक बार आप लोगों को समझ में आया थर्ड इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करना है, तो फिर स्वे एनालिसिस का तो कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आने दो, आप सॉल्व कर पाएंगे। अब थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने क्या अप्लाई किया था, देखो बच्चों इधर इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सा किया था, मूवमेंट वाला इक्वेशन अप्लाई किया था। अब मैं क्या करूंगा, शेयर वाला कौन सा इक्वेशन अप्लाई करूंगा, शेयर मेट मींस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वाला, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट पे, उसकी एडिशन करके देख लेंगे क्या बनता है। तो वहां से अगर मेरे को डेल्टा मिल गया तो अच्छी बात है। अब डेल्टा ही निकालना है तो कैसे करेंगे, थर्ड इक्वेशन बनाना है मुझे। ये थर्ड इक्वेशन बनाने की टेक्निक समझ लो। मैंने क्या किया, कहाँ पे स्वे आ रहा है, तो कॉलम में स्वे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, कॉलम में। तो मैंने दोनों कॉलम उठा ली, ये कॉलम ए बी है और ये कॉलम मेरा सी डी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स ज्वाइंट है, मतलब यहाँ पे फिक्स पे कितने रिएक्शन बनते हैं, 3, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट, बराबर है, क्लियर। तो यहाँ पे मेरा फिक्स ज्वाइंट है, तो मैं मेरी यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मूवमेंट बनी है। अब मुझे पता नहीं एम ए बी पॉजिटिव आने वाली है या नेगेटिव आने वाली है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ दोनों भी मूवमेंट इस कॉलम के लिए जो भी है ना, एम ए बी और ए बी, ये फाइनल मूवमेंट तो मेरी निकली नहीं अभी तक। मेरे फाइनल मूवमेंट की इक्वेशन बन के रेडी है, लेकिन इसके अंदर थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा की वैल्यू डालना बाकी है। अगर मेरे पास वो वैल्यू होती तो मैं एम ए बी और एम बी ए निकाल लेता, लेकिन मेरे पास वो है ही नहीं है। मुझे पता भी नहीं वो क्लॉकवाइज आने वाली है एंटी क्लॉकवाइज आने वाली है, तो मैं फिलहाल के लिए उसको कंसिडर करता हूँ पॉजिटिव। क्या करता हूँ, पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ। मतलब मेरी एम ए बी और एम बी ए दोनों मूवमेंट मेरी कैसी है, पॉजिटिव है इस केस में आने वाली। अब ए बी स्पैन तो मैंने ले लिया। अब ए बी जो कॉलम है, कॉलम के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, एक्चुअल लोडिंग यहाँ पे 42 किलोन्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे से 3 मीटर है, यहाँ से भी 3 मीटर है। इक्वेशन बनाना कैसे थर्ड वाला ये सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब इस स्टेज में देख लीजिए, मैं यहाँ पे बी पॉइंट है मेरा, मैं क्या करता हूँ, टेकिंग मूवमेंट एट बी बोल देता हूँ। टेकिंग मूवमेंट एट बी, समीशन ऑफ मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दिया मैंने बी जॉइंट के लिए, आपको वैसे लगाना है। अब बी जॉइंट के लिए इक्वेशन लगा दिया तो क्या होगा, देख लो, बी जॉइंट के लिए इक्वेशन लगा दिया, बी जॉइंट पे मेरे को मूवमेंट लेनी है, तो ये एम ए बी और एम बी ए, ये तो इसकी स्पैन के ऊपर ही मूवमेंट एक्ट हो रही है, और मैंने इसको क्लॉकवाइज कंसीडर कर दिया तो दोनों हो गई पॉजिटिव। तो एम ए बी एंड एम बी ए मैंने तो वैसे की वैसे ले लिए, तो दो फोर्सेस मूवमेंट को तो ऐड कर दिया। अब समेशन ऑफ मूवमेंट लेना है, तो अभी ये फोर्स बचा है, ठीक है, ये वाला, ये वर्टिकल तो इसी से पास हो रहा है बी पॉइंट से, तो इसकी मूवमेंट तो 0 बनेगी, इसको छोड़ दो। एच ए बचा है और ये 42 किलोन्यूटन वाला बचा है। अब एच ए कैसा रोटेट हो रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो एच ए की मूवमेंट क्या आएगी, माइनस एच ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6, तो एच ए इंटू 6 यहाँ पे मैंने ले लिया। अब बचा 42, ये 42 पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इसकी मूवमेंट कैसी बनेगी, 42 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3, तो ये माइनस 42 इंटू 3। सिंपल है कि नहीं, देख लीजिए, आपको समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ क्या किया, इसके अंदर इस पॉइंट पे जो बी पॉइंट है, ये मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, इस बी पॉइंट पे मैंने यहाँ पे मूवमेंट निकालने की कोशिश की, ठीक है। अब मूवमेंट निकालने के बाद क्या होता है, यहाँ पे सभी मूवमेंट लेनी है। मूवमेंट एट बी मतलब इस बी ए बी कॉलम पे जितने भी मूवमेंट फोर्स आ रहे हैं सभी की मूवमेंट लेनी है। अब ये ए बी और बी ए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अज्यूम किया था पॉजिटिव है, तो मैंने वो एम ए बी और एम बी ए पहले तो लिख लिए।
अब मेरे पास ये दो फोर्स बचे थे, यहाँ पे 42 लिखना भूल गया मैं, ये एच ए और ये एक्चुअल कॉलम पे यही दो लोड हो रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स के वजह से हो रहा है एच ए और ये वी ए। अब वी ए उसी पॉइंट से पास हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीरो बनेगी मूवमेंट, तो ये लेने की जरूरत ही नहीं। बचा एच ए की मूवमेंट कितनी बनेगी, एच ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6, लेकिन रोटेट कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाला फोर्स 42 इंटू दिस 3, तो ये बनेगा प्लस, सॉरी माइनस, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये बना मेरा इक्वेशन नंबर, अब इसको बोलेंगे सी। तो ये होगा मेरा एच ए फोर्स के लिए, मैंने फर्स्ट कॉलम के लिए। सिमिलरली मैं सेकंड कॉलम के लिए भी सॉल्व करूंगा, सेकंड कॉलम के लिए सॉल्व करता हूँ, नीचे देख लीजिए सेकंड कॉलम के लिए भी। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, देखो एम बी ए, ये तो मूवमेंट है, इसकी इक्वेशन मेरे पास है। 42 इंटू 3 कितना होता है, वो डिवाइडेड बाय, अभी 42 इंटू 3 सामने लिया तो प्लस हो जाएगा। अब ये एच ए भी क्या करेंगे हम लोग, एच ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखो इस इक्वेशन से तो क्या होता है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब एम ए बी, सॉरी इसको मैं एक बार लिख देता हूँ अच्छे से, आपको समझ में आएगा। ये एच माइनस एच ए जो है ना, ये ऐसा के वैसा रहने देंगे यहाँ पे 6 एच ए, और ये दोनों ये प्लस वाले टर्म्स आगे जाने के बाद बनेंगे माइनस एम ए बी प्लस, सॉरी और एम बी ए, और ये माइनस है तो ये बनेगा 42 इंटू 3, ठीक है, ये प्लस सामने जाने के बाद। अब इस 6 को नीचे भेज देता हूँ और माइनस साइन को इधर भेज देता हूँ, जिधर माइनस, ये इधर का माइनस इधर आने के बाद क्या होगा, जो माइनस माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस थे माइनस हो जाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बना देगा मेरा, ये 6 डिवाइड में चला जाएगा इसका यहाँ से कोएफिशिएंट, तो ये नीचे चला गया, तो एम ए बी प्लस बी ए डिवाइडेड बाय 6 आ गया, और ये 42 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये 6, यहाँ पे भी 6 था, इधर 42 इंटू 3 था, तो मैंने क्या किया 42 इंटू 3 से आना, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, सॉरी 3 यहाँ पे बना 2, अब ये 42, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से, देख लीजिए 20 इधर 21 कैसे है मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये 42 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 था ना, तो यहाँ से 3 कट गया, यहाँ बचा 2। अब ये 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 21, और ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था, ये मैंने इधर भेज दिया, तो ये दोनों माइनस थे तो ये बने प्लस, और ये प्लस था तो ये बना माइनस। तो शायद आपको समझ में आया, कैलकुलेशन पार्ट ही है, नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं सिंपली उसको आपको फिर ट्रिक समझा दूंगा वो कैसे किया। तो सेम चीज़ अभी यहाँ पे मैं रिपीट करने वाला हूँ सी डी कॉलम के लिए। सी डी कॉलम के लिए मैंने सी पे मूवमेंट ली, देख लीजिए ये सी डी कॉलम है, इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे फिक्स उस वजह से यहाँ पे 3 लोड आने वाले हैं, एक तो ए एच डी, ये एम डी सी, यहाँ पे एम सी डी, ये भी मैंने क्लॉकवाइज कंसिडर किया है मूवमेंट। अब मुझे सी पॉइंट पे मूवमेंट लेना है, तो क्या होगा सी पॉइंट पे मूवमेंट, देख लीजिए एम सी डी और एम डी सी दोनों क्लॉकवाइज है, तो मैंने प्लस ले लिया ऑलरेडी। अब बचा एक ही लोड है एस डी, क्योंकि ये वी डी जो है ना यहाँ पे, तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसकी मूवमेंट 0 बनेगी। एस डी इंटू 3, ये कैसे हो रहा है, रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो एस डी इंटू ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है हाइट इसकी, तो ये बना आपका माइनस एस डी इंटू 3। अब ये एस डी इंटू 3 जो है ना, ये मैंने प्लस वाले ए में बाहर भेज दिए तो माइनस बने, और दोनों साइड से माइनस माइनस कट हो गया। अब ये 3 था तो वो नीचे चला गया, तो ये बना हमारा कैलकुलेशन एस डी इज इक्वल टू, तो मेरे पास एच ए और एस डी दोनों की इक्वेशन बन गए। देख लीजिए क्या इक्वेशन बने मेरे पास, ये मेरा बना इधर, सॉरी इधर ही है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देख लीजिए ये मेरा एच ए का इक्वेशन है, और ये मेरा एच डी का इक्वेशन है, एच ए और एच डी दोनों बन गए। अब ये मैंने एच ए और एच डी क्यों निकाला होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, मैंने पहले जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई किया था उस टाइम पे हम लोगों ने सिर्फ बी और सी के लिए मूवमेंट का इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, शेयर वाला मतलब फोर्सेस का इक्वेशन यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कंसीडर करूंगा, तो इसके ऊपर सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की समेशन मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पे फिक्स की वजह से एच ए आ रहा था, और यहाँ पे एच डी आ रहा था, इसकी वजह से मैंने एच ए और एच डी की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है। तो अभी क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्लाइंग शेयर इक्विलिब्रियम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे स्टेप को, अप्लाइंग शेयर इक्विलिब्रियम, मतलब ये स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाली सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की समेशन। यहाँ पे एच ए है, यहाँ पे एच डी है, यहाँ पे 42 किलो न्यूटन का फोर्स है, और कोई फोर्स है कि उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल, ये तो नीचे वर्टिकल फोर्स है ये यूडीएल वाला, ठीक है, तो और कोई फोर्स नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे एच ए प्लस एच डी प्लस 42, क्योंकि ये और लेफ्ट टू राइट जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव फोर्स है, और राइट टू लेफ्ट आ रहा है मतलब निगेटिव। अभी इसी साइड को अज्यूम किया मैंने, तो वो भेज देंगे उसको उस राइट साइड में, तो हो गया प्लस एच ए प्लस एच डी प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, वही बात फिर से आती है, हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को
3 अननोन सॉल्व करने हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशन बनने चाहिए ना। हमारे पास तो 2 इक्वेशन है जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से बने हमारे। तीसरा हम लोगों ने शेयर इक्विलिब्रियम यूज किया है, ठीक है। तो मैं एम ए बी और एम बी ए ये जो है ना हमारे एच ए और एच डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये बना इतना, देख लीजिए यहाँ पे जो है ना ये पूरी की पूरी वैल्यू है एच ए की, ये एच डी की, और ये है हमारा 42 कॉमन फोर्स जो हॉरिजॉन्टली जा रहा था ये वाला। तो अब ये हम एच ए और एच बी की वैल्यू, एम ए बी और बी ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे? सिर्फ सिंप्लीफाइंग टर्म से यहाँ पे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने के लिए। या तो डायरेक्टली आप एम ए बी एम बी एम सी डी एम डी सी इक्वेशन 3 से हमारा स्टेप 3 से सभी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें मैं सभी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे 6 था डिवाइड में और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 42, हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है देख लीजिए। अगर एलसीएम निकालना ही आप लोगों को तो क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये -21 था ना इधर, देख लीजिए -21 और ये 42, मतलब 42 में से अगर 21 चला गया तो बना हमारा इधर 21। तो ये स्टेप में नीचे ले लिया मैंने। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6, दोनों साइड से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 6 को यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 से गेट कैंसल। ये 6 यहाँ पे बनेगा आपका 2 और यहाँ पे 6 × 21 तो वो बना 126। तो ये हमारा एम ए बी प्लस एम बी ए प्लस 2 क्यों आया, यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 3 था तो 3 कट हो गया, तो यहाँ पे 3 × 2 सॉरी 6 डिवाइडेड बाई 3 इट इज़ 2, तो ये 2 यहाँ पे बचा था 2 एम डी सी और एम सी डी और ये 6 × 21 तो ये बना 126 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे एम ए बी एम बी एम बी सी और एम सी डी सॉरी डी सी और सी डी सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। मैंने यहाँ पे सभी की सभी वैल्यू पुट कर दी। फिर थीटा बी थीटा सी और डेल्टा की टर्म्स कलेक्ट कर लिया। थीटा बी थीटा सी डेल्टा की टर्म अगर कलेक्ट करता हो तो मुझे क्या बनेगा, यहाँ मिलेगा देख लीजिए 2 ई आई थीटा बी 4 ई आई थीटा सी और 3.34 ई आई डेल्टा। अब ये बना हमारा थर्ड इक्वेशन जो कि जिसके लिए हम लोगों ने पूरी मेहनत की। क्या क्या देख लीजिए, सबसे पहले क्या किया मैंने ये समझ लीजिए। तीसरा इक्वेशन बनाने के लिए मैंने तो दोनों कॉलम सेपरेट ले लिए या फ्री बॉडी बाय डायग्राम बना दी। मुझे क्या करना था, शेयर इक्विलिब्रियम अप्लाई करना था। अब यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, मैं यहाँ पे एक कोई फोर्स है, यहाँ पे कोई फोर्स है, तो मुझे ये फोर्स निकालने थे हॉरिजॉन्टल वाले, तभी तो मैं सभी समेशन ऑफ एफ एक्स कर पाऊँ, तभी तो मैं कर सकता हूँ ना हॉरिजॉन्टल फोर्स की समेशन। अभी यहाँ पे 42 तो गिवन ही था, तो ये 42 प्लस एच ए और एच डी मेरे को नहीं चाहिए थे। अब एच ए एच डी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो मैंने क्या किया फिर एच ए एच डी निकालने के लिए ट्रिक, तो क्या किया सभी फोर्सेस यहाँ पे कंसिडर कर लिए, फिक्स की वजह से आने वाले मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट जॉइंट की वजह से, और सभी को पॉजिटिव मोमेंट कंसिडर किया। ये इस जॉइंट बी पे मोमेंट ले ली मैंने, तो मोमेंट लेने के बाद मुझे ये एच ए की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली एच डी की वैल्यू भी मुझे सी पे मोमेंट लेने के बाद मिल गई। ये किया, फिर बाद में मैंने एच ए एस डी और ये शेयर इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दिया, एच ए एस डी की वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद में मेरे को ये सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनाया। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, आप यहाँ पे सभी की सभी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन, एम ए बी का कर दिया, एम बी ए का कर दिया, 2DC और 2CD प्लस 126 अब सभी की वैल्यू इस इक्वेशन में आप मैंने पुट कर दिए। और यहाँ पे थीटा बी वाले टर्म कलेक्ट कर लिया, डेल्टा वाले कलेक्ट कर लिया, थीटा से कर लिया, कांस्टेंट टर्म को सामने भेज दिया इक्वल टू के। तो ये सब बनने के बाद ये मेरा बना इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम लोग का अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1, 2, 3 अगर मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा बी थीटा सी और डेल्टा की वैल्यू मिलेगी। तो वो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज द थीटा बी थीटा सी एंड डेल्टा। ये मेरे को यहाँ पे मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर पे, वैल्यू मिल गई। अब इसके अंदर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से मैंने क्या किया है, जो फोर्स के लाइन है फास्ट जो अपना मतलब लास्ट वाली स्टेप्स थी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, जो कि ये थीटा बी थीटा सी एंड डेल्टा को जो कहाँ पे पुट करना है अभी स्लोप डिप्लेक्शन इक्वेशन में, जहाँ पे मेरा फाइनल मोमेंट बनता है। कहाँ पे वो, ये देख लीजिए ये इक्वेशन है, ये स्टेप है हमारे स्टेप 3 में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास एम ए बी के लिए इक्वेशन रेडी है ना, एम ए बी की इक्वेशन में क्या करता हूँ सिर्फ मैं अभी देख लीजिए आप लोग, एम ए बी की इक्वेशन में थीटा बी और डेल्टा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे फाइनल मोमेंट ए बी मिल जाएगी। सिमिलरली बी ए, फिर बी सी, सी बी, देन सी डी, डी सी, इसी तरह से आप लोग सभी की सभी वैल्यू निकाल सकते थे, डेल्टा थीटा और थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू पुट करके। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली करके रखा है, क्योंकि ये और बड़ा हो जाता वीडियो अगर एक एक स्टेप में और कर देता। तो यहाँ पे मेरे आंसर आ चुके हैं, देख लीजिए मेरा एम ए बी एम बी ए और बी सी सेम ही है, क्योंकि ये जॉइंट है ना, यहाँ पे 0 आना चाहिए था, यहाँ पे भी 0 आना चाहिए था, ठीक है। एम ए बी एम सी बी सी डी डी सी, इसमें आप क्रॉस चेक के लिए फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर एच ए प्लस एच डी और प्लस 42 इज इक्वल टू अगर 0 करें, इसकी तीनों को अगर एडिशन करते हैं आप, एच ए एच डी कैसे निकालेंगे, तो एच ए एच डी निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था ना एच ए एच डी की वैल्यू,
ये देख लीजिए यहाँ पे एच ए और एच डी, यहाँ पे एम डी सी और एम सी डी की वैल्यू पुट करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, तो एच डी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं जो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन जो बनाया था शेयर इक्विलिब्रियम, दैट इज एच ए प्लस एच डी प्लस 42 इज इक्वल टू 0, तो ये ऑटोमेटिकली 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट करके देखा है, मेरा आंसर सही बने हैं। तो ये देख लीजिए मेरे बी जॉइंट पे यहाँ पे बी और बी सी की एडिशन 0, सी बी और सी डी की वैल्यू 0, तो देख लीजिए ये 70 आया है, थोड़ा नियर अबाउट थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ये थोड़ा नियर अबाउट 0 ही है। अब बात करते हैं हम लोग डायग्राम बनाने की, वही चीज़ आती है फिर से, डायग्राम कैसे बनानी, वही यंत्र यूज करें हम लोग, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अंदर से प्लस माइनस कॉलम के लिए, अब बीम के लिए प्लस माइनस, फिर से कॉलम के लिए प्लस माइनस। तो इसी तरह से मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। मेरी फर्स्ट मूवमेंट माइनस आई थी, तो ये पे मेरा माइनस या इस साइड में, तो ये ले लिया मैंने माइनस। दूसरी वाली मूवमेंट मेरी प्लस आई थी बी ए की, तो ये लिया प्लस। आप बीम के लिए देखेंगे, बीम के लिए माइनस ऊपर है प्लस नीचे, सॉरी माइनस ऊपर है प्लस नीचे। अब पर मेरे बी सी के लिए माइनस आई थी, ऊपर गया, सी बी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर। फिर सिमिलरली यहाँ पे सी डी के लिए यहाँ पे मेरा माइनस है, तो माइनस ही इधर चली गई, और इधर प्लस था, इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस था, तो ये लास्ट वाली मेरी माइनस आई है, तो ये माइनस यहाँ पे इस साइड से वो चला गया इधर। तो एक्चुअली हमारा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे दिख रही, मैं आपको यहाँ पे अलग कलर से दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। ये एक्चुअली जो ग्रीन में दिख रही है आपको, यही तो हमारी फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। उसके बाद जो करना है आपको पता है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना है। यहाँ पे पॉइंट लोड था, तो पॉइंट लोड का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके रखा है, फ्री बेंडिंग मोमेंट WL/4, सेंटर पे पॉइंट लोड था, तो यहाँ पे देख लीजिए आप पॉइंट लोड का मेरे यहाँ पे WL/4, तो ये 63 आया है। और यहाँ पे BC स्पैन पे UDL था, तो ये फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होती है, सेकंड डिग्री पैराबोलिक और WL² डिवाइडेड बाई 8, WL² डिवाइडेड बाई 8 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना दिया और फाइनल मोमेंट कैलकुलेशन कर दिया। अब जाके ये न्यूमेरिकल हमारा ख़त्म होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक था जो स्वे आता है कॉलम के ऊपर, वो डेल्टा होता है, वो हमको स्लिप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में कंसिडर करना है, और बाद में डेल्टा के लिए जो थर्ड इक्वेशन बनाना है वो हमको शेयर इक्विलिब्रियम इक्वेशन कंसिडर करके बनाना है, दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कंसिडर करके। यही चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। शायद आप लोगों को ये न्यूमेरिकल सही ढंग से समझ में आया होगा। अब जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने तो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, और ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रीटेक होते हैं, सब चीज़ें क्लियरली आपके सामने आनी चाहिए, इसके लिए बहुत एफर्ट लगते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए देखो, आप अगर सब्सक्राइब करते तो आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले, या लाइक करते तो आपको कोई नहीं, सिर्फ आपका वर्क है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब के बटन पे जाके क्लिक करना है और लाइक के बटन पे जाके क्लिक करना है। तो मेरे को थोड़ा हौसला मिलेगा, मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अलग अलग टॉपिक पे बनाऊंगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस छोड़ के भी जनरल टॉपिक होते हैं, कुछ नए वीडियो मेरे आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने हो सके उतने आपके फ्रेंड्स हो गए सिविल इंजीनियरिंग के सभी लोगों के पास शेयर कर दिए चैनल, तो उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching this video. Like this video, share this video, subscribe channel, make notification on for this channel. Thank you.